Today we will discuss about the potential energy stored in an electric dipole in electric field. देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन से पहले वर्क डन के बारे में देखिए हमने क्या क्या स्टडी किया था। बेसिकली किसी भी डायपोल को उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से जब हम डिस्प्लेस करते हैं तो फाइनली मैंने आपको इसका ये फॉर्मूला बना करके बताया था कि फॉर एग्जांपल ये है इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन -q and +q. This is the direction of dipole moment from -q to +q and this is the direction of electric field. So the angle between the dipole moment and electric field is 0 degree and this condition is called stable equilibrium. और ये जो पोजीशन होती है इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आप इसको डिस्टर्ब करोगे डायपोल को, आप यहाँ से इस पोजीशन से ऐसा लेकर के आओगे, ये इसकी सेकंड पोजीशन होगी, तो जब इसको इस पोजीशन पर लेकर के आएंगे तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो आंसर है टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये -q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा -qe। ये +q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इज इक्वल टू QE। सो बोथ आर एंटी पैरेलल फोर्सेस जिसकी वजह से ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और दोबारा से कहाँ आ जाएगा? अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा। तो इसीलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आप इसको डिस्टर्ब करेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे ये फिर से इसी पोजीशन में आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से मैं कितना डिस्प्लेस कर रहा हूँ? थीटा डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो ऐसा करने के लिए मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो कल हमने एक फॉर्मूला बनाया था, PE इज इक्वल टू W इज इक्वल टू PE 1 minus cos theta. Theta is the displacement from the position of stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसको थीटा से लिखा जाता है। और मैंने आपको इसकी दो कंडीशंस बताई थी। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि जब मैं इस डायपोल को 90 डिग्री डिस्प्लेस करता हूँ, इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से मैं इसको परपेंडिकुलर पोजीशन में ले आता हूँ, 90 डिग्री डिस्प्लेस करता हूँ, तो उस समय पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो उसका डायग्राम हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम इस डायपोल की पोजीशन कितना दिखा देंगे? एट 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पर डायपोल दिखा देंगे। दिस इज -q एंड दिस इज +q, सो वी हैव डिस्प्लेस्ड इट बाय 90 डिग्री। सो नाउ द थीटा इज 90 डिग्री। ये -q से +q, ये जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों में 90 एंगल आ रहा है। तो इस केस में वर्क डन आएगा PE 1 minus cos 90। cos 90 is 0, इसको हटाओ यहाँ से। सो W is equal to क्या रह जाएगा? PE। सो दिस इज द वर्क डन इन मूविंग द डायपोल फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम टू 90 डिग्री पोजीशन। जब डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल है तो ये वर्क डन होगा। अच्छा, अगर मैं इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से घुमा करके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाऊं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? So when we are moving the dipole, rotating the dipole and placing it in the condition of unstable equilibrium, तो 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी, -q +q। हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया। रोटेट करने पर इसकी ये कंडीशन आ जाएगी जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। ये -q इधर आ जाएगा, +q इधर आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे अपनी पोजीशन से। तो इस कंडीशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्यों बोला जाता है उसका कारण समझिए। ऑब्वियसली ये +q चार्ज क्या करेगा? कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द +q। -q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। नेट फोर्स तो 0 ही आएगा, लेकिन इस कंडीशन में टॉर्क भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये क्यों एक्सपीरियंस नहीं करेगा? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, PE sin थीटा। PE sin थीटा, यहाँ पर थीटा कितना आएगा? तो आंसर है 180 डिग्री। और sin 180 कितना होता है? sin 180 0 होता है। तो इस कंडीशन में टॉर्क भी ये कितना एक्सपीरियंस करता है? 0 टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगे। ओके,
लेकिन हम अगर इसको डिस्टर्ब करें इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, अभी तो ये फोर्स काम कर रहे थे, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इसकी इस कंडीशन से। तो मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर दिया, जैसे ही इसको पकड़ा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, ये इसकी कंडीशन आ गई, इधर आ गया प्लस क्यू, इधर आ गया माइनस क्यू। अब क्या होगा, अब ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आपने जैसे ही इसको डिस्टर्ब किया, ये पूरा 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, और कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, और फिर ये 180 डिग्री रोटेट होकर के स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसीलिए तो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टॉर्क जीरो है, कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही डिस्टर्ब करते हैं वो 180 डिग्री घूम जाता है और दोबारा अपनी पोजीशन पे आ ही नहीं पाता, दोबारा से ये इस कंडीशन में आ ही नहीं पाएगा। तो किस में चला जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा 180 डिग्री रोटेट होकर। जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था, आप उसको डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा, वो दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो इसीलिए तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं कि दोबारा अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अच्छा, अब इसमें वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। जब ये कितना रोटेट कर रहे हैं, जब हम इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेकर के आ रहे हैं, तो ये डायपोल पहले ऐसा पड़ा था, मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट किया, रोटेट करके मैं इसको इस कंडीशन में ले आया। अब इस कंडीशन में हम इसको ले आए तो एंगल तो आप देख सकते हैं कितना है, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, सो एंगल इज 180 डिग्री बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर वी विल प्लेस द वैल्यू PE 1 minus cos 180 degree. Cos 180 degree is -1. So 1 minus -1. जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये -1, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी PE 1, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम, ये प्लस आ जाएगा 1 + 1, दिस विल बी 2. So the work done in moving the dipole by 180 degree is 2 PE. तो ये बातें याद रखनी है आपको। 90 डिग्री डिस्प्लेस करोगे तो PE वर्क डन करना पड़ेगा, 180 डिग्री डिस्प्लेस करोगे, 180 डिग्री डिस्प्लेस करोगे तो 2 PE वर्क डन करना पड़ेगा। कहां से डिस्प्लेस करना है, तो आंसर है स्टेबल इक्विलिब्रियम से। ये दोनों कंडीशन वही हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले हमें कन्वेंशन के बारे में सीखना पड़ेगा, हमें एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करना पड़ेगा जिसको बोला जाता है जीरो एनर्जी पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो किसी भी डायपोल की जीरो एनर्जी पोजीशन के लिए क्या कन्वेंशन दी गई है, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको डायपोल को ऐसा लेकर के आना है, ये माइनस क्यू चार्ज इधर, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, और इस डायपोल को ऐसी कंडीशन में पकड़ करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आना है। तो हम बोलेंगे नेट वर्क डन जीरो होगा। अगर नेट वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो स्टोर होगी। नेट वर्क डन जीरो क्यों है, अगर मैं इस कंडीशन में, अगर मैं डायपोल को ऐसा लेकर के आता हूँ, अच्छा एंगल कितना आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डायपोल मूवमेंट तो है -q से +q, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। So when dipole moment is perpendicular to electric field, then this is the condition of the zero energy state. तो आपको डायपोल को इस स्टेट में, इस कंडीशन में लेकर के आना है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, वर्क डन होगा जीरो। क्यों होगा, अब उसका कारण सुनो। जब मैं इस डायपोल को उठा करके इधर लेकर के आता हूं तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक वर्क डन तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है ना, दूसरा वर्क डन हम कर रहे हैं, टोटल वर्क डन हो जाता है जीरो। ये -q चार्ज अपने आप इधर आएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, तो आंसर है नो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा और फोर्स लगने की वजह से अपने आप इस तरफ आएगा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगा। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द -q चार्ज विल बी -q और v। पोटेंशियल की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी प्लेस कर सकते हैं इनके रिलेशन से, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में इस पर कितना वर्क डन हुआ, -qv, और दूसरी कंडीशन में वर्क डन कितना होगा,
दूसरी कंडीशन में वर्क डन ये वाला प्लस क्यू चार्ज को यहाँ लेकर के आ रहे हैं, ये चार्ज अपने आप तो यहाँ आएगा नहीं, ये चार्ज अपने आप तो यहाँ आएगा नहीं, ये रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट हमें इसको पुश करना पड़ेगा, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, इसमें होगा प्लस क्यू वी वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा 0। तो अल्टीमेटली कहने की बात ये है, समझने की बात ये है कि माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगा, वो होगा नेगेटिव वर्क डन, प्लस क्यू चार्ज पर हम वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो वर्क डन होगा पॉजिटिव वर्क डन। जितना वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा उतना वर्क डन हम करेंगे, टोटल वर्क डन इज 0। तो इस कंडीशन को बोला जाता है जीरो एनर्जी पोजीशन। सो दिस इज द जीरो एनर्जी पोजीशन। इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, वो तरीका ये है कि डायपोल जो होता है उसका साइज बहुत छोटा है, 10⁻⁻10 मीटर के साइज के होते हैं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम साइज के होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इतने छोटे मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें हम ऐसा मान सकते हैं कि इतना स्मॉल मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसका प्लस और माइनस अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, एक दूसरे के आसपास होगा। जैसे कि NaCl होता है, ये एक डायपोल है, तो Na+Cl-, ये मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि हमें दिखाई नहीं देता, इसका साइज 10⁻⁻10 मीटर या इससे भी छोटा है, तो ये हमें दिखाई तो देता नहीं है। तो बेसिकली इतना छोटा अगर मॉलिक्यूल है तो इसका प्लस और माइनस बिल्कुल क्या होगा, क्लोजली स्पेस्ड होगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। अब ये पूरा एक ही सिस्टम है, पूरा एक ही सिस्टम है, तो देखिए नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में माइनस चार्ज पर लगेगा इस तरफ फोर्स और रिपल्शन फोर्स लगेगा इस तरफ, और नेट फोर्स कितना आएगा, तो आंसर है नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे आएगा 0। अगर ये कोई फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं कर रहा तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा मर्जी घुमाइए, इस कंडीशन में 90 डिग्री की कंडीशन में आप इसको यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं करेगा। नेट फोर्स कितना आएगा इस कंडीशन में, 0 आएगा, क्योंकि ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा -QE, तो प्लस QE माइनस QE नेट फोर्स इज 0। अगर नेट फोर्स 0 है, ये कोई फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, तो आप इसको यहाँ से यहाँ लाओ कहीं पर भी ले जाओ, उस कंडीशन में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे ये इन्फिनिटी पर है, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 आ रहा है इस कंडीशन में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस पर नेट फोर्स 0 आ रहा है। तो अगर फोर्स ही नहीं लगाना पड़ रहा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो 0 है, तो इसीलिए वर्क डन भी क्या आएगा, 0 आएगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ जीरो एनर्जी स्टेट। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लोग वर्क डन की कैलकुलेशन करेंगे, और वो जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। Okay, so now we will write the definition of electrostatic potential energy. The potential energy of an electric dipole is equal to the work done in displacing the dipole. Work done in displacing or rotating the dipole. डिस्प्लेसिंग की जगह रोटेट कर देते हैं, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना। The work done in rotating the dipole from its zero energy position, from its zero energy position। तो किसी भी डायपोल को जीरो एनर्जी पोजीशन से डिस्प्लेस करने में या रोटेट करने में जितना वर्क डन होगा वही उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखिए कहानी लिखते हैं हम आगे की। कल हमने इसका डेरिवेशन किया था वर्क डन का, सेम टू सेम वैसा ही डेरिवेशन है। तो अगर मान लीजिए ये जीरो एनर्जी कंडीशन है और मैं इसको यहाँ से इस कंडीशन में लेकर के जा रहा हूँ, मतलब कि कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, थीटा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ जीरो एनर्जी की पोजीशन से। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो मैंने इस डायपोल को पकड़ करके इधर रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट किया। अब इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क डन होगा, ये फॉर्मूला था वर्क डन का। टॉर्क की वैल्यू पुट कर देंगे, टॉर्क की वैल्यू होती है PE sin थीटा d थीटा। ओके, सो नाउ
we will write the total work done. Total work done in angular displacement d theta. Total work done in angular displacement from 90 degree to theta. 90 degree से theta displacement के लिए. So here we will calculate the total work done. कल जो हमने लिमिट यहाँ पे पुट की थी वो पुट की थी θ1 से θ2, लेकिन अभी जो लिमिट पुट करेंगे वो 90 डिग्री से पुट करेंगे. इनिशियल कंडीशन 90 डिग्री है और कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, थीटा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं. ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे. टीई साइन थीटा डी थीटा. टीई डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, जब तक कि इसका चार्ज और इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2a वो चेंज नहीं होगी तब तक ये कांस्टेंट रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इन दोनों को बाहर लिख देते हैं बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग. तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का. साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस थीटा. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग ये लिख देते हैं W इज इक्वल टू पीई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कोस थीटा. लोअर लिमिट इज 90 डिग्री, अपर लिमिट इज थीटा. ये वैल्यूज पुट करते हैं इसमें और इसको सॉल्व करते हैं. अगर आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस सिंबल के साथ में कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. माइनस कोस थीटा, ये थीटा की जगह पर थीटा ही लिखना है. सो दिस विल बी माइनस कोस थीटा. माइनस पहले अपर लिमिट पुट कर दी, अब आएगा माइनस, फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट. थीटा की जगह लिखेंगे 90 और इसको सॉल्व करते हैं. दिस विल बी टीई माइनस कोस थीटा. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोस 90 क्या होता है, कोस 90 जीरो होता है. तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. सो W इज इक्वल टू ये पीई माइनस कोस थीटा. सो दिस इज द वर्क डन पीई माइनस पीई कोस थीटा. और ये जो वर्क डन है इट विल स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. और यही इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. अब डिफरेंस याद रखना. वर्क डन का फॉर्मूला था पीई, मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं. अगर पहले वो θ1 पोजीशन पर था और बाद में वो θ2 पोजीशन पे चला जाता है तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं. और अगर आपको बोला जाता है कि डायपोल जो है वो पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, वहां से आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो कोस θ1 की जगह पे 1 आ जाएगा. क्योंकि कोस जीरो, इनिशियल कंडीशन क्या आएगी, 0 डिग्री. कोस 0 डिग्री होता है 1. तो इसके बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला निकाला था. एंड दिस इज थीटा इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट. तो ये जनरल फॉर्मूला है जिसमें θ1 इनिशियल पोजीशन है. हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक उसको रोटेट कर रहे हैं. पहले 30 डिग्री एंगल था किसके बीच में, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में. जब उसको रोटेट किया तो एंगल 60 डिग्री हो गया. तो यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा. इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन. तो जनरल फॉर्मूला ये है. और अगर आपको बोला जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला ये है. मतलब इनिशियल कंडीशन 0 डिग्री है, कोस 0 डिग्री की जगह पे 1 लिख सकते हो आप. और ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस पीई कोस थीटा. तो ये डिफरेंस याद रखना. इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कोस थीटा को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, माइनस पीई. नेगेटिव साइन ये बताएगा, नेगेटिव साइन ये बताएगा कि अट्रैक्शन फोर्स की एनर्जी है या रिपल्शन फोर्स की एनर्जी है. अच्छा, अब हम इसको इन कंडीशंस को वर्क डन के साथ मैच करके देखते हैं. अब अलग अलग कंडीशंस को हम लोग वर्क डन के साथ मैच करके देखते हैं कि हमारे जो कैलकुलेशंस है वो इसके साथ सही बैठती है या नहीं बैठती. तो मैं कुछ कंडीशंस लिखता हूँ, स्पेशल केसेस, उससे आपको वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे. Okay, so I will calculate the potential energy when dipole movement is in the direction of electric field, is in the direction of electric field. इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, when dipole is in the stable equilibrium.
व्हेन डायपोल इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पीई, कंडीशन देखो क्या है, पहले डायग्राम से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये डायपोल रखा गया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। एंगल कितना आएगा, एंगल आएगा 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, तो आंसर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस पीई कोस 0 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल है डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल है, तो कोस 0 लिखेंगे, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस पी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स चार्ज के ज्यादा पास में, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव प्लेट लगा रखी है तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन राइज हो रही है, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, सामने ये माइनस प्लेट लगी हुई है। तो माइनस चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट के पास में, कितना पास में है, तो आंसर है 2a डिस्टेंस ज्यादा पास में। ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा लेकिन ये थोड़ा कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, ये F इज इक्वल टू क्यू ई लिखते हैं हम इस फोर्स को, लेकिन इस फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी स्लाइटली लेस होगी, किससे, इस फोर्स से माइनस क्यू ई से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये सोर्स चार्ज के पास में है ये वाला चार्ज, तो ये ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा लेकिन थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस करेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, अट्रैक्शन फोर्स, ओवरऑल रिजल्ट आएगा अट्रैक्शन फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, अट्रैक्शन फोर्स का जो फील्ड होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो दिस इज द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल के पास ये एनर्जी होती है माइनस पीई। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, इसको आपको डिस्प्लेस करना है 90 डिग्री। So now I will write when the angle between the dipole moment and electric field is 90 डिग्री। जब डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायपोल, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या अप्लाई करें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, ये अप्लाई करो, कितना आएगा, दिस विल बी माइनस पीई कोस 90, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है माइनस क्यू टू प्लस क्यू और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंगल इज 90। This is the direction of dipole moment, this is the direction of electric field, angle between them is 90 degree। cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी 0। वर्क डन बता सकते हो कितना करना पड़ेगा, डायपोल को इस पोजीशन से 90 डिग्री डिस्प्लेस किया मैंने, वर्क डन बताइए क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो वर्क डन का, PE 1 माइनस कोस थीटा, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं 90 डिग्री, तो अभी मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बताया था 1 माइनस कोस 90, कोस 90 कितना होता है, कोस 90 0 होता है, तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा PE। तो पोटेंशियल एनर्जी को एक तरीके से और भी बता सकते हैं, पहले इस कंडीशन में इसके पास एनर्जी थी माइनस PE, देखो एक तरीके से और लिखता हूं मैं इसको, पहले इसके पास एनर्जी थी माइनस PE और इसको 90 डिग्री डिस्प्लेस करने में, यहां से इसको 90 डिग्री घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट में ये लिखा हुआ कोस 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन करना पड़ा प्लस पीई, सो दिस इज द वर्क डन प्लस पीई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी तभी तो 0 आ रही है क्योंकि पहले इसके पास माइनस पीई एनर्जी थी इस कंडीशन में, जब मैंने इसको 90 डिग्री डिस्प्लेस किया तो मेरे को प्लस पीई वर्क डन करना पड़ा, तो माइनस पीई एनर्जी प्लस पीई, टोटल एनर्जी कितनी हो गई 0। तो इस कंडीशन में इसकी एनर्जी होती है 0। तो आप उसको ऐसा भी बता सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं माइनस पीई कोस 90 से, तो भी 0 आएगी। आप इसको ऐसा बताना चाहते हैं कि पहले एनर्जी इतनी थी, पीई वर्क डन करना पड़ा, टोटल एनर्जी अभी भी 0 आ रही है, तो दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब लास्ट कंडीशन सीख लो इसकी, जब हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेकर के जाएंगे, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे 180 डिग्री, व्हेन एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज 180 डिग्री। या तो ऐसा लिख सकते हो या ये लिख सकते हो कि हम इसका
जो रोटेशन है या डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं 180 डिग्री, ऐसा भी लिखा हो सकता है पेपर में। नहीं तो एक तरीके से और लिख सकते हैं, जब हम डायपोल को इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से कौन सी कंडीशन में लेकर के जा रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा ना। पहले डायपोल ऐसा पड़ा था, तो आपको इसको कितना घुमाना पड़ेगा, आपको इसको 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, तो तीनों कंडीशंस में ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस पीई कोस 180 डिग्री, दोनों में 180 डिग्री का एंगल है, सो U इज इक्वल टू माइनस पीई एट कोस 180 इज -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज पीई। ये तो एक मेथड हुआ इसको कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड सुनो, 180 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे पीई 1 माइनस cos 180 डिग्री, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। cos 180 डिग्री -1 होता है, सो दिस विल बी पीई 1 माइनस -1, ये आ जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, सो टोटल वर्क डन इज 2 पीई इन मूविंग द डायपोल बाय 180 डिग्री। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने का दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि पहले आप पता कीजिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी थी, तो ये रही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी थी -पीई, मैंने कितना वर्क डन किया, इसको 180 डिग्री रोटेट करने में 2 पीई, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी पीई। तो जब ये ऐसा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, तब इसकी एनर्जी थी -पीई, और जब मेरे को इसको 180 डिग्री रोटेट करना पड़ा, 180 डिग्री घुमाना पड़ा, स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लाना पड़ा, तो मेरे को 2 पीई वर्क डन करना पड़ा। तो पहले पीई एनर्जी थी -पीई, अब मैंने इस पे वर्क कर दिया 2 पीई, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पीई। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए वर्क डन के साथ पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन एकदम सही बैठ रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन डिफरेंट कंडीशन। फॉर्मूलाज याद रखना वर्क डन के और पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। अब एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे। क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट डायग्राम से लिख करके बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। इसमें एक डायपोल गिवन है, इस डायपोल पर कुछ चार्जेस दे रखे हैं, वो चार्ज दे रखे हैं 10⁻⁻⁶ कूलम, 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ये नेगेटिव चार्ज को पहले लिखते हैं, 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और दूसरी तरफ यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है +1 × 10⁻⁻⁶ कूलम, दोनों चार्ज सेम है, तो इसीलिए तो इसको डायपोल बोला जा रहा है। और एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस 2a से लिखी जाती है, और वो डिस्टेंस आपको बता रखी है इस क्वेश्चन में 1 × 10⁵। नो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको डिस्टेंस बता रखी है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लेंगे, चलो एक बार सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है डायपोल। ये डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता रखी है 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैलकुलेट क्या क्या करना है सुनो। यू हैव टू डिटरमाइन मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ए पार्ट है, आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल या एक्टिंग ऑन द डायपोल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम टॉर्क ये कितना एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा इसमें आपको डिटरमाइन करना है पोटेंशियल एनर्जी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम।
डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। मैं थीटा की वैल्यूज पुट नहीं करूंगा, अभी मैंने आपको कंडीशंस बता दी है, तो डायरेक्ट हम उसी की कैलकुलेशन करेंगे। एक चीज और बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग द डायपोल बाय 180 डिग्री फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन रोटेटिंग, या डायरेक्ट लिखते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग द डायपोल by 180 degree from its stable equilibrium, from its stable equilibrium। तो ये इसमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। सब कुछ गिवन है, बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है। टॉर्क से पहले हम लोग डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करके रख लेते हैं, क्योंकि बार बार उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अलग अलग फॉर्मूलाज के अंदर। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। तो देखिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, इसका सॉल्यूशन आंसर लिखते हैं। डायपोल मोमेंट लिखा जाएगा P इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, Q इंटू 2A। चार्ज कितना गिवन है, चार्ज गिवन है 10 टू द पावर -6, तो यहाँ लिखेंगे 10 टू द पावर -6। 2A सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख देंगे और ये मीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे, सो दिस विल बी 2 इंटू -6 और -2, 10 टू द पावर -8 कूलॉम मीटर। दिस इज द डायपोल मोमेंट। तो ये डायपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या है, बता सकते हो क्या? मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊं, पीई साइन थीटा या पीई? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं तो ये पीई साइन थीटा लिखोगे। और मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या लिखेंगे, थीटा कितना होना चाहिए, थीटा 90 होगा। उस समय पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और यही तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो बेसिकली आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, सब थीटा लगा करके बार बार आपको एंगल नहीं बताने इसमें। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई, मैक्सिमम टॉर्क। तो वैल्यू पुट करते हैं, so maximum torque will be dipole moment। dipole moment कितना है, 2 into 10 to the power -8। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 10 to the power 5। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। so maximum torque will be 2 into -8 plus 5, 10 to the power -3। ये इसका मैक्सिमम टॉर्क होगा। ओके, अब इसके बाद सेकंड इसमें कैलकुलेशन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अच्छा इसका यूनिट लिख देते हैं, न्यूटन मीटर। सो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड हम इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये फर्स्ट था, पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का डायग्राम तो बना रखा है मैंने। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, अभी लिखा था भैया, वो फॉर्मूला था U इज इक्वल टू -PE। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल के पास। तो वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप पूरा फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो पूरा फॉर्मूला लिख लो, पजल मत हो ना। थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 0 डिग्री, क्योंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है -Q से +Q और यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो थीटा 0 आएगा। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। cos 0 1 होता है तो फॉर्मूला तो -PE बनेगा। डायपोल मोमेंट इज 2 into 10 to the power -8। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 to the power 5। तो वही फॉर्मूला बनेगा इसका भी, सेम आंसर आएगा, -2 into 10 to the power -3, लेकिन ये जूल में आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है। अब इसका तीसरा पार्ट सोल्व करना है, थर्ड पार्ट, कितना रोटेशन करना है, तो आंसर है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही उसकी क्या होगी, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, U इज इक्वल टू
माइनस पीई कोस 180 डिग्री आएगा। कोस 180 डिग्री कितना होता है? तो आंसर है -1। तो ये -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? U इज इक्वल टू पीई, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। सो U इज इक्वल टू, बस ये पॉजिटिव आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और जूल में आएगी ये। तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करने, कंडीशंस को याद रखिए ताकि बार बार थीटा की वैल्यू पुट ना करनी पड़े हमें। तो डाउट है तो हैंड रेज करो।